Hi everyone, welcome back to channel Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge। आप सब लोगों को पता है कि हमने पॉलिटी की सीरीज़ उठाई थी और पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक ओवरऑल व्यू लिया था कि ओवरऑल आइडिया लिया था कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा राइट किससे रिलेटेड है और उनको याद कैसे करें। उनको ओवरऑल ये तो पूरा का पूरा खेल है किस चीज़ का, याद रखने का। पॉलिटी समझनी भी ठीक है लेकिन ओवरऑल याद भी तो रहने चाहिए ना कौन से आर्टिकल किससे रिलेटेड है। वो हमने उससे थोड़ा बहुत आइडिया लिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। तो हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 12 से लेके 32 तक है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट थर्ड में है। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। आज पढ़ेंगे आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 किससे रिलेटेड है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट से। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कास्ट द ऑनरस ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड गारंटीइंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल अपॉन द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट पे जिम्मेदारी डाली है, एक ओब्लिगेशन डाली है कि हर किसी इंडिविजुअल के, हर किसी सिटीज़न के जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो आपको बचाने हैं, उनका आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि ये वायलेट ना हो जाए। हर किसी इंसान को अपने फंडामेंटल राइट्स मिलने ही मिलने चाहिए। ये किस पे जिम्मेदारी ला दी गई? स्टेट पे। तो ये स्टेट है कौन? हम स्टेट बोल रहे हैं तो इस स्टेट का मतलब क्या है, ये किसको बोलेंगे हम स्टेट? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्टेट में इंक्लूड किया, क्या इंक्लूड किया? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन जो होती है इसको भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको स्टेट में इंक्लूड किया। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको इंक्लूड किया, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, हर किसी स्टेट जो कि इंडिया की स्टेट्स है, वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड स्टेट जब यूज़ किया जाएगा तो वो कंट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ मकसद है हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया की स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि लोग वहाँ पे भी रह रहे हैं, स्टेट्स में भी लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट होती है, उसको भी इंक्लूड किया गया स्टेट में। उसके बाद जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, क्यों पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया स्टेट के अंदर? क्योंकि वो कानून पास करता है। वो कानून देखे जाएंगे क्या ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, तब जाके कोर्ट में जाएंगे हम कि नहीं ये लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को किया। जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को किया तब जाके स्टेट्स के लेजिस्लेचर भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों? सीधी सी बात है, जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है तो स्टेट लेजिस्लेचर्स भी इनमें इंक्लूड हो जाएंगे। जब स्टेट लेजिस्लेचर्स इंक्लूड हो जाएंगे तो लोकल लेवल पे भी तो गवर्नमेंट होती है, जो कि किसकी होती है? पंचायत्स की होती है, म्यूनसिपलिटीज़ की होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की होती है। लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ भी इसमें शामिल की गई, जिसमें क्या आते हैं? पंचायत, म्यूनसिपलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 12 किस में इंक्लूड करता है? स्टेट की डेफिनेशन में। अब इसके बाद आ जाते हैं कंट्रीज़ में बहुत सारी और कॉरपोरेशंस होती है, जैसे कि इंडिया में है LIC है, IDBI बैंक है, BSES है, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ये सारी बहुत सारी कॉरपोरेशंस है। तो इनके बारे में क्या पढ़ना है हमें? इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो या तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या तो ये ऐसे कॉरपोरेशंस पूरी ओन्ड होती है बाय स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट का पूरी तरह ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, पूरी तरह ये गवर्नमेंट ने ओन की होती है। सारा का सारा शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का। या इनमें ज़्यादा शेयर होता है गवर्नमेंट का। प्राइवेट भी होती है लेकिन गवर्नमेंट का भी ज़्यादा शेयर होता है बहुत। ये सारी चीज़ें भी स्टेट में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि ये एज ए एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। तो जो ये कॉरपोरेशन है जैसे ONGC है, LIC है, क्या इनको स्टेट में इंक्लूड किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 12? वो देखते हैं किया जा सकता है कि नहीं। इनको स्टेट में इंक्लूड किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ कब? इसके लिए कंडीशंस है। इट वुड बी ए स्टेट इफ इट इज़ होली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट।
अगर सरकार इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही होगी, पूरी तरह से कौन चला रहा होगा, इसकी पॉलिसी मेकिंग, इसकी फंक्शंस की डिस्चार्ज, जो ये फंक्शंस कर रहा होगा, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की। तब जाके स्टेट में इंक्लूड हो जाएगा, तब जाके एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है। इट वुड बी ए स्टेट इफ द एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। जब इसका पूरा शेयर कैपिटल किस में इंक्लूड हो जाएगा, पूरी तरह किसका होगा, गवर्नमेंट का, सरकार का। इसका पूरा जो पैसा होगा, जो भी ये बिजनेस चला रहा है, जो इन्वेस्टमेंट की होगी पहले, अब सरकार को इसका फ़ायदा आ रहा है, वो हो जाएगी फिर किसका, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। या इट वुड बी ए स्टेट इफ़ इट डिस्चार्ज फंक्शंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर ये लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, विच मेक्स इट एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का काम एक्चुअली क्या है, लोगों की भलाई, लोगों की डेवलपमेंट करना। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वही काम कर रही है लोगों की इंपॉर्टेंस के लिए, लेकिन ये एज ए गवर्नमेंट एजेंसी काम कर रही है, तब भी ये क्या बन जाती है, तब भी ये बन जाती है स्टेट, यानी कि ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आ जाती है। होप आपको ये समझ आया होगा कि स्टेट में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस या कौन कौन सी लोकल अथॉरिटी बॉडीज इंक्लूड किए गए हैं। अब इसका एक ओवरऑल व्यू लेते हैं कि स्टेट में इंक्लूड क्यों किया गया और इससे क्या हो जाता है। The state has been defined in a wider sense so as to include all its agencies. स्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पार्लियामेंट में कानून बन जाता है तो वो स्टेट बन गए, नहीं। गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस, जो गवर्नमेंट के बहुत सारे काम करते हैं, जो लोकल लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट का काम करती है। अब जाके लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है। मिसाल के तौर पर ONGC एक कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये, तो वहाँ पे होते हैं लेबर्स, वहाँ पे होती है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन कुछ मांगे करती है, लेबर यूनियन उनको एक फंडामेंटल राइट है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी मांगे बोल सकते हैं, वो यूनियन बना सकते हैं। अगर उनमें से कोई चीज़ उनको वायलेट की गई, उनको प्रोटेस्ट नहीं किया जाता है, उनके वेजेस कम है, उनको टोटली प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं वो, तब जाके उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं। तब जाके वो कोर्ट में जाएंगे और ONGC को एज ए स्टेट मान के उनको बोलेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं। इसी तरह अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट बनाता है तो एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल कोर्ट में जाते हैं, वो बोलेंगे ये कानून बनाया गया एज पर पार्लियामेंट, तो ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, तो पार्लियामेंट को स्टेट बना के कोर्ट में शामिल किया जाता है, कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए ये सारी एजेंसीज इंक्लूड की गई है किस में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में, ताकि कल को इनमें से कोई अगर वायलेट करे फंडामेंटल राइट, इनको कोर्ट में लिया जाए, इनको कोर्ट में लिया जाए और बोला जाए कि ये जो आप कर रहे हो ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। वही मतलब है, इट इज़ द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज। ये एजेंसीज कुछ काम करते हैं, कभी अपने फ़ायदे के लिए, कभी ऐसा कदम भी उठाती है जिसमें लोगों के लिए नुकसान होता है, जो फंडामेंटल राइट की वायलेशन होती है। इसीलिए इनको चैलेंज किया जाता है कोर्ट्स में कि आप लोग फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करते हो। एज पर द सुप्रीम कोर्ट, इवन ए प्राइवेट बॉडी or an agency working as an instrument of the state falls within the meaning of state under article 12। अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी होगी और वो एज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट काम करेगी, तब भी जाके वो क्या बन जाती है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में इंक्लूड हो जाती है। तो ओवरऑल मकसद यहाँ पे क्या है, जो भी सरकार की एज ए एजेंसी काम करेगी, क्योंकि ओवरऑल वायलेशन मेनली किससे होती है, फंडामेंटल राइट्स की, सरकार की वजह से हो सकती है। कभी वो फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन सकती है, कभी वो ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। कभी आप लोगों को पता है जब सरकार के बारे में बोला जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, उसके क्रिटिसिज्म तो होता ही है। अगर कोई उसके बारे में बोला जाता है तो कभी सरकार आर्बिट्ररी अरेस्ट भी करता है ताकि आवाज़ दबा दी जाए, उनको बोलते हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तब जाके हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट को बोलते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो गई है।
तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि बहुत सारे केसेस है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आप लोगों ने सुना होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। डैश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपने सुना होगा, यानी कि इनको बोला जाता है स्टेट। जो इस स्टेट के खिलाफ कोई केस हुआ होता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि उन्होंने वायलेशन की होती है, किसी इंसान को लगता है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो जाती है, तब जाके वो कोर्ट जाता है उसके खिलाफ। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि फंडामेंटल राइट कि आर्टिकल 12 में आर्टिकल 12 के द्वारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है और कौन कौन सी बॉडी आ जाती है। ये सिंपली आप रिवाइज़ कीजिए, मैं वीडियोस को शॉर्ट रखूँगा ताकि रिवाइज़ करना भी आसान हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। इसी तरह हम हर किसी आर्टिकल को एक एक करके ले जाएंगे, चाहे वीडियो कितनी ही शॉर्ट क्यों ना बने, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। होप यू एन्जॉयड द लेसन। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।